हेलो वेलकम बैक वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। 7 मिनट्स केमिस्ट्री की इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। आज एक बार फिर से हम लोग हाजिर हो गए हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस कारवां को बढ़ाने के लिए, और एक बार फिर से एक मज़ेदार सेशन के लिए तैयार हो जाइए। और बहुत शानदार तरीके से हम लोग इस सेशन को एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आज जो हम सीखने वाले हैं उसमें बहुत छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट ग्रुप के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो हमारे आने वाले टाइम पर स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन में, क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ओके, तो आज का लेक्चर हम बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद है इससे पहले कि जो पिछले लेक्चर्स हुए होंगे वो सब आपने अभी तक कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि बेटा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल, वेरी कनेक्टेड, और इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि अगर आज मैं ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो इसके लिए आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। ओके, और ये जो लेक्चर है ये आने वाले टाइम पे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनके लिए एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करेगा। ओके, तो होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और स्टडीज एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने आपसे पहले कह दिया बेटा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अपने पास सीरीज चल रही है, इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद हमारा एक भी सिंगल ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ये कह देगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी वीक है या मुझे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे। मैंने आपसे कहा कि बोर्ड के लेवल से लेकर के जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट एग्जाम, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां के क्वेश्चन आपको आते नहीं होंगे। तो बच्चों, अगर मैं इतना कॉन्फिडेंस आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हूं, अगर मैं अपना इतना सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हूं, और मैं आपको बनाने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम चैंपियन, और अगर ऐसा होने वाला है और आप एक के बाद एक नए वीडियोस आपको डेली मिलते जा रहे हैं, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शानदार तरीके से ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। बहुत अच्छा हम लोग इसमें नॉलेज गेन करने वाले हैं। आइए फिर स्टार्ट कर देते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं आज हमें क्या सीखने को मिलने वाला है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के खजाने में। चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और आज हमारे पास है क्लासिफिकेशन को ग्रुप पर बेस्ड हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन ग्रुप हम लोग क्लासिफिकेशन सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोकार्बन। और बच्चा, हम सब जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट इज सैचुरेटेड एंड अनदर इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देयर इज ओनली वन एग्जांपल इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दैट इज alkane, and there are two examples in unsaturated hydrocarbon that must be alkene and alkynes. Okay, तो देखो बेटा, यहाँ पर अपने पास एल्केन है। हाइड्रोकार्बन में हमने लिखा, हाइड्रोकार्बन को देखो हमने बहुत सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट किया, आर एच से रिप्रेजेंट किया बेटा। ठीक है, आर एच से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आप देखें, इस आर एच में से क्या किया मैंने, एक हाइड्रोजन गायब कर दिया और वहां पर कोई मैंने ग्रुप ऐड कर दिया। ठीक है, एक हाइड्रोजन हटाया, एक ग्रुप ऐड कर दिया, तो ये अब दिखने लगा आर जी के फॉर्म में दिखने लगा। ठीक है, यहां पर बेटा ये जो आर है, ठीक है, ये जो आपको आर दिख रहा है, ये क्या हो गया आपका, अल्काइल ग्रुप हो गया। ध्यान से सब लोग देखें, आर क्या हो गया बेटा, ये एक अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप हो गया। और ये जो आपका यहाँ पर ये जो जी दिख रहा है, ये जो ग्रुप है, ये एक फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा, फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जितने भी डिफरेंट चैप्टर्स या डिफरेंट होमोलोगस सीरीज पढ़ने वाले हैं, जिन सब के बारे में स्टडीज करने वाले हैं, वो सब कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन से ही डिराइव्ड होंगे, है ना। हाइड्रोकार्बन जिसमें कि केवल हाइड्रोजन एंड कार्बन आएंगे, उन्हीं में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और जब वो वैलेंसी फ्री हो जाएगी तो वहां पर एक कोई नया फंक्शनल ग्रुप ला करके ऐड कर देंगे। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, इसका नाम रखा गया है फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ये उस कंपाउंड के फंक्शन के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा। किस तरह के फंक्शन, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज अगर कोई गवर्न करेगा तो वो केवल और केवल यही फंक्शन ग्रुप गवर्न करेगा। ठीक है, फंक्शन ग्रुप हम लोग कैसे पहचानेंगे, अभी मैं आगे आपको पूरी टेबल बता दूंगा। कोई भी जैसे फंक्शन ग्रुप पहचानना हो तो कोई भी ऐसा ग्रुप या कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स जो कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा आपको दिखो, सब फंक्शनल ग्रुप है। जैसे मैंने लिखा एक्स यानी कि हेलोजन, ठीक है, वो एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। OH लिख दिया तो कार्बन हाइड्रोजन से अलग हट के मैंने OH लिखा तो ये एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हो गया। मैंने CHO लिख दिया तो एल्डिहाइड बन गया। मैंने C डबल बॉन्ड O लिख दिया, कीटोन बन गया। मैंने C डबल OH लिख दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। मैंने CONH2 लिख दिया, ये आपका अमाइड बन गया। मैंने NH2 लिख दिया, अमाइन बन गया। NO2 लिख दिया, नाइट्रो बन गया। COCl लिख दिया तो यह एसिड क्लोराइड बन गया। COR लिख दिया तो एस्टर बन गया। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपके कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो भी आपको इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप या आइटम्स दिखे, वो सब के सब फंक्शनल ग्रुप ही कहलाते हैं बेटा।
तो मैंने देखा कि जब मैंने एक एल्केन से, एक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटा करके कोई ग्रुप उसकी जगह पे ऐड किया, तो मैंने पाया अब यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट है या आरजी जो हमने रिप्रेजेंट किया सिंपल तरीके से, इसमें दो पार्ट हो गए। एक हो गया आर यानी कि अल्काइल ग्रुप वाला पार्ट, एक हो गया जी यानी कि फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट। अल्काइल ग्रुप जो है बेटा, ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आती हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर, ये सारी चीजें, या स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? जब कंपाउंड एक्स कंपाउंड वाई से रिएक्शन करेगा या रिएजेंट वाई से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन किसको रिप्लेस करेगा, ये सारी कहानियां केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। तो बेटा अब किसी बच्चे को कंफ्यूजन तो नहीं है कि व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी? बहुत आसान है ये। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं। आर इज द अल्काइल ग्रुप responsible for the physical property, and that is boiling point, melting point, density, solubility and all. While G is the functional group responsible for the chemical property, like ये इनके एग्जांपल्स लिखे गए हैं, क्या क्या फंक्शन ग्रुप हो सकते हैं। X हो गया OH, CHO, COOS, COCl, CONH2, NO2 and NH2, इस तरह से हो गए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन रेडिकल का डिस्कशन करते हैं। मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोकार्बन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कंपाउंड कंटेन्स ओनली कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ओके, देयर विल बी नो एनी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ओके, तो अगर किसी कंपाउंड में केवल कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, ऐसा कंपाउंड हमारा हाइड्रोकार्बन तो कहलाएगा, साथ में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, और कई बार मैं आपको ये बात बता चुका हूं। अब मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है बेटा? मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। ठीक है, वैलेंट मतलब क्या होता है? वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी 1 हो। वैलेंसी 1 कैसे होगी? अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो कार्बन की एक ही वैलेंसी तो खाली होगी, ये मोनोवैलेंट बनेगा। और अगर दो हाइड्रोजन हटा देंगे तो वो बाईवैलेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें यहाँ पे देखना है कि ये एल्केन है। एल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन यहां से हटा देते हैं बेटा, तो ये अल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाएगा? अल्काइल ग्रुप। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो बेटा, जैसे ये हो गया हमारा सबसे सिंपलेस्ट एल्केन है CH4, जिसे कि हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं। अगर हम मीथेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें या हटा दें यहां से, तो ये बन जाएगा CH3 और एक सिंगल बॉन्ड यहां पर खाली रह जाएगा। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड खाली रह जाएगा, यानी कि कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। एक वैलेंसी है जो अभी किसी से जुड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका हाइड्रोजन हटा लिया गया है। और अगर वो किसी से भी जुड़ने के लिए तैयार है, यानी कि बहुत हाईली रिएक्टिव स्पीसीज कहलाएगी। इसीलिए इनको हम लोग और क्या बोलते हैं? रेडिकल्स बोलते हैं। रेडिकल्स उन रिएक्टिंग स्पीसीज को बोलते हैं जो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी भी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हैं, किसी भी फंक्शन ग्रुप से अटैच होने के लिए तैयार हैं। कहने का मतलब उनकी रिएक्टिविटी बहुत 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 हाई होती है। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बनते हैं, कुछ देर के लिए बनते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट का पार्ट होते हैं, थोड़ी देर बाद किसी के साथ ये बॉन्ड बना करके एक न्यूट्रल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यही यहां पर हो रहा है। अब देखो बेटा, ये अगर मीथेन है तो यहां पर जब एक वैलेंसी खाली होगी, जो बनेगा रेडिकल, इस रेडिकल का नाम होगा मिथाइल। क्या नाम होगा बेटा? मिथाइल। तो एल्केन से अल्काइल का फॉर्मेशन होता है। अगर ये एल्केन है तो अल्काइल बनेगा, तो जितने कार्बन के एल्केन है उतने कार्बन का एल्काइल बन जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास है बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ईथेन बोलते हैं। और अगर यहां से एक हाइड्रोजन हम लोग हटा दें तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक सिंगल बॉन्ड। अब देखो, ईथेन से क्या बनेगा? इथाइल बन जाएगा बच्चा, है ना? तो ये बन गया इथाइल। ये दो एग्जाम्पल इनके हो गए। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। टोटल कार्बन कितने? 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रो। सारे बॉन्ड सिंगल है, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। क्या नाम पड़ जाएगा? प्रोपेन। अब प्रोपेन से हम दो तरह से हाइड्रोजन हटा सकते हैं। देखो, यहाँ दो टाइप के हाइड्रोजन है बेटा, है ना? कैसे? एक हाइड्रोजन तो ये टर्मिनल वाला है, यानी कि किनारे वाला, है ना? एक हाइड्रोजन यहाँ पर देखो, ये जो बीच में है ये है। तो हम दो तरह से हटा सकते हैं। तो चलो हम किनारे वाला पहले हाइड्रोजन हटा के देखते हैं। ये बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर ऐसे खाली रह जाएगा। चूंकि ये प्रोपेन है तो ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रोपाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? प्रोपाइल रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, तो ये रेडिकल बन गया प्रोपाइल रेडिकल। ठीक है,
अच्छा, अगर बीच वाला हाइड्रोजन हम लोग हटा दें तो CH3CH, और ये देखो CH3 ऐसे लगा रहेगा, ठीक है, ये बन गया। तो ये जो बन गया ग्रुप बेटा, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं आइसो, ठीक है, और टोटल कार्बन 3 है तो प्रोप, और एक वैलेंसी खाली है, मोनोवैलेंट है तो आइल। तो पूरा का पूरा आइसो प्रोपाइल ग्रुप, या फिर ये कहलाएगा रेडिकल कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये आइसोप्रोपाइल पहचान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से बेटा आगे चल करके क्वेश्चन बनेगा कि चलिए बताइए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या बनेगा। हमारा बच्चा तो नहीं डरेगा, बाकी का पता नहीं, ठीक है, क्या करेगा वो, ये देखो CH3 लिखेगा सिंगल, फिर बोलेगा देखो ये CH, ये देखो CH3, और ये जो वैलेंसी खाली, यहां पर वैलेंसी खाली, और बोलेगा एल्कोहल ही तो बनाना है, हमारे सर ने तो बता रखा है एल्कोहल का फंक्शन ग्रुप तो OH होता है, तो बस वो OH वहां पर कनेक्ट कर देगा, इस खाली पड़ी वैलेंसी से OH लगा दिया, देखो आपका बन गया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। कितना आसान था ये समझना, है ना। बिल्कुल तुम डरना मत, ठीक है, मुस्कुराते हुए पूरी क्लास करना, अच्छे से नोट्स बनाना, खूब प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करना, ठीक है, अपने जो कमेंट सेक्शन में अपने सारे डाउट उसमें भर देना, मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। समझना कितना आसान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आसान कुछ है ही नहीं मेरे भाई। तो बच्चा बस तुम बस लगे रहो साथ साथ में, है ना। मैं इतना आसान करने वाला हूँ आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको लगेगा यार मैं तो मास्टर बन गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, डाउट ही नहीं हो रही, आप तो अपने साथ वाले बच्चों को पढ़ाने लगोगे कुछ दिनों में, ठीक है। और अभी से ये काम कर सकते हो, जो बच्चे इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो चाहें तो पहले अपने कोई ऐसे साथ में कोई साथ का प्रिपरेशन करने वाला बच्चा हो, तो उसे कह सकते हैं कि आज हम तुम्हें एटलीस्ट 30 मिनट 40 मिनट जो भी अपने पास टाइम निकल सके, आप बोलो कि मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा या पढ़ा दूंगी, है ना। आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर आपको कोई चीज अच्छे से सीखनी है ना बच्चा, तो आप क्या करो, हमेशा ना एक जो मतलब टीचर वाला पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, तो टीचर के नजरिए से क्लास अटेंड करने बैठो। जब मैं कुछ पढ़ाऊं तो इस तरह से सीखो कि मुझे ना किसी को जाके पढ़ाना है। जब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैठोगे ना, तो एक भी छोटा सा पॉइंट ना मिस नहीं करोगे, फिर आपको लगेगा यार हर चीज ध्यान से समझ लो, क्योंकि मुझे जाके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है कहीं पर, ठीक है। और मैं जब आपको पढ़ाऊं तो मैं एज अ स्टूडेंट माइंडसेट से आपको पढ़ाऊं कि मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं आता होगा, मैं जीरो से पढ़ाऊंगा और उसको एकदम टॉप तक लेके जाऊंगा। आगे बात समझ में। और हमारी बॉन्डिंग ऐसी रहेगी स्ट्रांग, तो हम लोग सब आसानी से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पूरी की पूरी केमिस्ट्री शानदार तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, और अपना स्ट्रगल खत्म कर लेंगे, सिलेक्शन एश्योर कर लेंगे, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाएंगे, मजे करेंगे फिर हम तो, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, एक चीज और कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट में चलते हैं बेटा। अब यहाँ पर देखो दो तीन बातें और आएंगी, नॉर्मल, आइसो और नियो टाइप के नॉमेनक्लेचर कहां से आते हैं, उनके पीछे का लॉजिक क्या है। सबसे पहले नॉर्मल, जैसे आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप सुन लो, जैसे क्वेश्चन कहीं लिखा रहता है नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, एन ब्यूटेन, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। नॉर्मल प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, ठीक है, ये प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, और ये एक जनरल या कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम का पार्ट है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट 4 कार्बन एटम, ओके। तो मिनिमम 4 कार्बन एटम हो या फिर 4 कार्बन एटम से ज्यादा हो, तभी जाकर के हम नॉर्मल प्रीफिक्स का यूज कर पाएंगे या नॉर्मल जैसा टर्म यूज कर पाएंगे किसी भी स्ट्रक्चर का नाम लिखते समय, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रॉपर्टीज में है, प्रॉपर्टी देखो क्या होगी, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के केस में ही केवल लिख पाएंगे, यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, ओके। जैसे देखो एग्जाम्पल में हमारे पास है एन ब्यूटेन, अब ब्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, एन का मतलब ऑल सिंगल बॉन्ड, है ना, यही तो होगा, ऑल, एन का मतलब ऑल सिंगल बॉन्ड्स, और एन का मतलब एक स्ट्रेट चेन में लिखना है, एन का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेट चेन में सब कुछ लिख देना है, यानी कि 4 के 4 कार्बन एक चेन में लिखते चले जाओ। तो मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, हो गया, खत्म। समझ में आ गई बात, ठीक है। एक स्ट्रेट चेन में मैंने 4 कार्बन लिख दिए और मैंने मेक श्योर किया कि मेरे हर कार्बन की वैलेंसी 4 हो, मेरे हर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो, है ना, क्योंकि मैं वो वैलेंसी वाला अपने ऊपर अपन को पंगा नहीं लेना है। अब उनको याद रखना है, किसी भी कंपाउंड में कार्बन की वैलेंसी 4 होगी और 4 अपन को रिप्रेजेंट करना मांगता है बिल्कुल भी, है ना। चल बच्चा आगे करते हैं, एन पेंटेन, एन पेंटेन मतलब पेंट मतलब 5 कार्बन, एन मतलब नॉर्मल, यानी कि स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन लिखने हैं, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो कैसे लिखेंगे बेटा, ऐसे तो लिखेंगे CH3
CH2 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 CH3, देखो बन गया 5 कार्बन। इसी तरह से मान लो एन ब्यूटाइल लिखना हो तो पहले क्या लिखोगे, एन ब्यूटेन लिखोगे। एन ब्यूटेन देखो ये हो गया, ये 4 कार्बन हो गए, ये एन ब्यूटेन हो गया। यहीं से एक हाइड्रोजन हटा दो तो एक सिंगल वैलेंसी खाली रह जाएगी, तो ये हो जाएगा एन ब्यूटाइल। अब मान लो कल को कल आ जाए कि नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो हमारा बच्चा एटलीस्ट, चलो ठीक है वो बात की बात है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करके अल्कोहल का क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल तो बनाने लायक रहोगे ना। तो ये जो मैं रेडिकल बता रहा हूं ना बेटा, इन्हीं रेडिकल्स में फंक्शनल ग्रुप अटैच कर करके आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्रॉ करने के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं के आगे पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी स्ट्रांग कर ली तो समझ लो फिर दुनिया में कोई माइकल अल ऐसा नहीं है जो हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डराने की हिम्मत दिखा सके, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे करके मस्त तरीके से एकदम रचित तरीके से समझना है, कोई टेंशन तो लेने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल। इधर देखो मेरे पास आइसो है बेटा जी, आइसो इधर लिखा हुआ है। आइसो कैसे देखते हैं, कंडीशन सबसे पहले देखेंगे। कंडीशन है व्हेन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड एट सेकंड लास्ट कार्बन। अब देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये लास्ट कार्बन हुआ, लास्ट से जस्ट पहले वाले कार्बन यानी कि सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लटकता रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा देखते ही अपन बोलेंगे कि ये तो एकदम आइसो ग्रुप है, तो ये पूरा आइसो ग्रुप हो गया, है ना। इधर देखो जैसे अपने पास ये टोटल कार्बन है, तो मैंने देखा 1 2 3 4 5, मैंने कहा लास्ट कार्बन से जस्ट पहले एक CH3 लटक रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा, आइसो ग्रुप कहलाएगा। ये पूरा आइसो ग्रुप कहलाएगा। अगेन बेटा आइसो ग्रुप जैसे नॉर्मल था वैसे आइसो भी IUPAC सिस्टम का पार्ट नहीं है, एक जनरल नोमेनक्लेचर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो इसको कभी भी ना किसी IUPAC नोमेनक्लेचर में हम कभी भी इसका यूज नहीं करेंगे नॉर्मल आइसो नियो का, ओके। आइसो में आपको एक ब्रांच दिखेगी, ब्रांचिंग समझ में आता है ना, ये ब्रांचिंग है, ये स्टेट चेन थी, ये ब्रांचिंग है। स्टेट चेन लिखना हो तो नॉर्मल का यूज करो, एक ब्रांच लगानी है तो आइसो, दो ब्रांच लगानी तो नियो का यूज करना है बस। अब आपको कैसे बताना, देखो टोटल कितने, ये ग्रुप देखते ही बोलेंगे कि ये तो आइसो है। फिर आप देखिए टोटल कार्बन 1 2 3 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो लगा देंगे एन, तो इसका नाम पड़ जाएगा आइसोब्यूटेन। इसी तरह से आइसोहेक्सेन और आइसोहेक्साइल। आइसोहेक्साइल कैसे बनेगा, आइसोहेक्सेन बना दो, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, वो आइसोहेक्साइल बन जाएगा। इतना आसान है, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए अब आते हैं नियो पे। नियो में क्या होता है बेटा, व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकंड लास्ट कार्बन। अब देखो ये सेकंड लास्ट कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप आ गया, ठीक है ना, इसे हम बोलेंगे नियो ग्रुप। नियो ग्रुप में हमें दो ब्रांच देखने को मिल रही है, नॉर्मल एकदम स्ट्रेट चेन था, आइसो में एक ब्रांच दिखी, नियो में दो ब्रांच दिखी अपन को, बस यही समझना है, ठीक है। अब देखो मैं देखूंगा कि पहले ये ग्रुप तो नियो कहलाएगा, फिर मैं देखूंगा टोटल मेरे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, तो बोलूंगा भाई 5 कार्बन को तो पेंट बोलते हैं, सारे बॉन्ड सिंगल है, तो मैं मतलब कार्बन कार्बन बीच में सारे बॉन्ड सिंगल है, तो मैं एन लिखूंगा, तो मैं बोलूंगा टोटल नाम तो इसका नियोपेंटेन बन जाएगा, और वही नियोपेंटेन अपन इधर लिख रखा है, ठीक है। इधर हो गया नियोहेक्सेन। नियोहेक्सेन कैसे बनेगा आप देख लो, इधर देखो ये ग्रुप तो नियो हो गया और टोटल कार्बन अपने पास 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो नियोहेक्सेन बन गया, ठीक है। अब ये देखो नियोपेंटाइल ग्रुप है, नियोपेंटाइल कैसे बना, नियोपेंटेन से एक हाइड्रोजन हटा दिया हम लोगों ने, तो देखो क्या बन गया, नियोपेंटाइल बन गया। जहां पर भी YL लग जाए बेटा, YL लिखा हो, ये इसका मतलब क्या है, एक रेडिकल है जिसके पास एक वैलेंसी खाली है। और कैसा रेडिकल है बच्चा, मोनोवैलेंट रेडिकल है जिसके पास केवल एक सिंगल वैलेंसी खाली है, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, वो कहलाएगा अल्काइल ग्रुप कहलाएगा, ठीक है ना। ये हर जगह ध्यान रखना है। और उसमें तीन और चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, पहला नॉर्मल, देन आइसो, देन नियो। नॉर्मल स्ट्रेट चेन को बोलेंगे, आइसो में सेकंड लास्ट कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप, नियो में सेकंड लास्ट कार्बन के पास दो मिथाइल ग्रुप निकले होंगे, तो ब्रांचिंग लगातार नॉर्मल से आइसो में बढ़ जाएगी, आइसो से नियो में बढ़ जाएगी, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बाईवैलेंट। बाईवैलेंट का मतलब, बाई का मतलब क्या हुआ बेटा, 2, वैलेंट का मतलब क्या हुआ, वैलेंसी। तो अभी जो हम पीछे पढ़ रहे थे बेटा, वो था उसमें केवल एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे थे, तो मोनोवैलेंट बन रहा था। अब हम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा बाईवैलेंट बनेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 2 फ्री वैलेंसीज हमें दिखाई देंगी,
अब फ्रॉम सेम, अच्छा, दो हाइड्रोजन जो हमें हटाना है वो हम सेम कार्बन से भी हटा सकते हैं और एडजेसेंट कार्बन यानी कि नेबर जो कार्बन होंगे यानी कि पड़ोसी जो कार्बन होंगे उनसे भी, अगल बगल वाले कार्बन से भी हटा सकते हैं। जाहिर सी बात है दोनों पॉसिबिलिटी हैं, तो हमें तो बात दोनों पॉसिबिलिटी की करनी पड़ेगी। आइए करके देखते हैं। जैसे देखिए हमारे पास ये है CH3 और यहाँ से हम एक और हाइड्रोजन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ये CH4 हो गया, ठीक है, और यहां से हमने एक हाइड्रोजन हटाया तो केवल एक CH3 लिख गया, ये कहलाएगा मिथाइल। अभी पीछे आपने देखा कि एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा के जो बनता है वो अल्काइल कहलाता है। फिर यहां से एक और हाइड्रोजन हटाना है। अब हमें देखना पड़ेगा कि एक ही तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी उससे हटाया जा चुका है, एक वैलेंसी ऑलरेडी खाली है, मोनोवैलेंट तो ऑलरेडी कहलाएगा, अल्काइल ग्रुप तो यानी कि मिथाइल तो ऑलरेडी उसका नाम पड़ चुका है। अब एक और हटाना है, तो एक और हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ पर दो वैलेंसीज फ्री हो गई और इस तरह से हम इसको बोलेंगे बाई वैलेंट और इसका नाम क्या पड़ेगा, मिथाइलिडीन। क्या नाम हो जाएगा बेटा, मिथाइलिडीन। तो बहुत अच्छे से याद रहे बेटा, CH4 का नाम क्या था, मीथेन। CH4 से एक हाइड्रोजन हटाया तो बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड, इसका नाम क्या पड़ गया, मिथाइल। ठीक है, यहां से एक और हाइड्रोजन हटाया तो इसका नाम पड़ गया CH2 इस तरह से। अब इसका नाम पड़ गया मिथाइलिडीन। डिफरेंस समझते रहना बेटा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH2, देखो CH2 में दो Cl लगे हैं तो इतने को तो क्या बोलते हैं हम लोग, इतने को मिथाइलिडीन, और यहां पर दो क्लोरीन लगे हैं तो क्लोरीन का नाम लिख दीजिए क्लोराइड। तो मिथाइलिडीन क्लोराइड का स्ट्रक्चर हम लोगों को समझ में आ गया बेटा। इसी चीज को हम एक और नाम से जानते हैं। अगर कभी ऐसा देखा जाए कि एक ही कार्बन पर दो हैलोजन या दो सेम ग्रुप या दो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, इसे हम बोलते हैं जेम। क्या बोलेंगे, जेम, डाई, और फिर जो भी फंक्शन ग्रुप हो उसका नाम ले लेंगे। जैसे इसको हम बोलेंगे जेम डाई हैलाइड, जेम डाई। अब हैलाइड की जगह पे क्लोराइड है तो इसका नाम पड़ जाएगा जेम डाई क्लोराइड। ठीक है, आसान भाषा में समझने के लिए बच्चों ऐसा याद रखना है कि एक ही कार्बन पे दो दो ग्रुप जमे हुए हैं तो जेम, और अगर बगल बगल है तो विसिनल यानी कि विक। तो जेम और विक में क्या डिफरेंस है, एक कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप तो जेम, और बगल बगल कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप तो विक, VIC, विक या फिर विसिनल, इस तरह से इसका नाम रख देंगे। ठीक है, चलिए इधर देखिए, ये CH3 था। अब यहां से हमने एक हाइड्रोजन हटाया, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड कर दिया। पहले इसका नाम इथेन था, हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, इसका नाम पड़ गया इथाइल। ठीक है, हमने एक और हाइड्रोजन हटाना है। अब जो हाइड्रोजन हटाना है वो यहां से भी हटा सकता हूं, यहां से भी हटा सकता हूं, तो मैं दोनों बातें लिख दे रहा हूं। ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 CH। देखो दो हाइड्रोजन है इसके पास, एक वैलेंसी पहले से खाली है, जो वैलेंसी खाली उसको ऐसे दिखा दिया, एक हाइड्रोजन और हटा दिया, अब ये बन गया। ठीक है, और देखो अगर दूसरा हाइड्रोजन यहां से ना हटा के मैं बगल से हटा दूं तो ये हो जाएगा CH2। ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक वैलेंसी इसके पास खाली, एक वैलेंसी इसके पास खाली। अब नाम कैसे बदल जाएंगे बेटा, ठीक है, इसका नाम तो सबको पता चल गया, इसका नाम क्या होगा, इथाइलिडीन। क्या नाम हो जाएगा, इथाइलिडीन। यहां लिख दे रहा हूं मैं, इथाइलिडीन। ठीक है, और इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इथाइलीन या इथाइलीन। अगर मैं दो क्लोरीन लगा दूं तो हो जाएगा डाई क्लोराइड। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है बेटा, ये आगे भी आपके काम आएगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अनसैचुरेटेड वाले पार्ट में एंटर करते हैं। अनसैचुरेटेड पार्ट में पहला इंपॉर्टेंट ग्रुप है विनाइल ग्रुप को पहचानना। विनाइल ग्रुप को हम एक और नाम से जानते हैं, अक्राइल के नाम से जानते हैं। देखो सबसे प्रिमिटिव, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड का हो सकता है तो होगा इथीन, है ना, या जिसे हम एथिलीन बोलते हैं, इथाइलिन बोलते हैं। तो इथाइलिन से जब एक साइड से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो ये न्यूट्रल कंपाउंड एक रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि रिएक्टिंग स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और एक वैलेंसी इसकी खाली रह जाएगी। अब इसका नाम पड़ जाएगा विनाइल या फिर अक्राइल नाम पड़ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं एक और हाइड्रोजन यहां से गायब कर दूं तो जाहिर सी बात इसके पास दो वैलेंसी खाली रह जाएगी। अब ये क्या कहलाएगा, इथिनाइलिडीन। क्या कहलाएगा, इथिनाइलिडीन कहलाएगा। ध्यान रहे इस बात का। आइए एग्जाम्पल करके दिखाता हूं बेटा। अगर मान लो देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना है।
अब अगर बच्चों विनाइल का फॉर्मूला में विनाइल का स्ट्रक्चर पता है तो हमें विनाइल में क्लोराइड ही तो लगाना है। तो मैं बोलूंगा यार देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इसको तो विनाइल बोलते हैं। आप मेरे को बोल रहे हो कि क्लोराइड, तो मैं इसके आगे Cl लगा दूंगा, बन गया मेरा विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल क्लोराइड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो ये जेई वाले जो भी एग्जामिनर है उनका बड़ा फेवरेट एग्जांपल है। दूसरी बात, इसमें रेजोनेंस पाया जाता है। रेजोनेंस कैसे पाया जाता है आगे समझेंगे रेजोनेंस की कंडीशंस, लेकिन उससे पहले जान लो क्लोरीन चूंकि 17 ग्रुप का है बेटा, 17 ग्रुप होने की वजह से इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन तो इस वाले कार्बन से अटैच्ड हो गया, बचे 6 इलेक्ट्रॉन। 6 मतलब कि 3 लोन पेयर बचे। तो यहां बोलेंगे देखो ये लोन पेयर है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो लोन पेयर के ऑल्टरनेट पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड का पाया जाना, ये एक रेजोनेंस की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें रेजोनेंस पाया जाएगा। रेजोनेंस जहां जहां पाया जाता है वहां पर सारे के सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती हैं। ना कोई सिंगल बॉन्ड रह जाता है, ना कोई डबल बॉन्ड रह जाता है, हर कोई पार्शियल डबल बॉन्ड के बराबर हो जाता है। तो यहां पर जो लेंथ कार्बन क्लोरीन के बीच की बॉन्ड की होगी वही लेंथ कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड की हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये बात याद हो गई हमें। और दूसरा बेटा, इसी विनाइल क्लोराइड को अगर हम पॉलीमराइज कर दें, इसके हजारों लाखों मॉलिक्यूल ले करके हम टेम्परेचर और प्रेशर का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं कि इसके सारे लाखों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं, तो ये पॉलीमर का रूप अख्तियार कर लेगा। और ये बन क्या जाएगा, जो पॉलीमरिक फॉर्म इसका कहलाएगा वो कहेगा पॉली विनाइल क्लोराइड। शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, PVC। और घरों में हम, आपको पता है सीलन वगैरह से बचने के लिए भी और भी वैसे भी घर को थोड़ा सा इंटीरियर अच्छा करने के लिए हम PVC फ्लोरिंग करा देते हैं। ये वही PVC फ्लोरिंग है बेटा, पॉली विनाइल क्लोराइड। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट ग्रुप है अलाइल ग्रुप। हाँ, ये अलाइल ग्रुप पहचानिए। देखिए पहले तो ये देख लीजिए ये क्या है, ये है प्रोप 1 इन या 1 प्रोपीन या सिंपल प्रोपीन बोल दो। प्रोप मतलब 3 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड का पाया जाना, तो ये प्रोपीन है। प्रोपीन का ये जो सैचुरेटेड वाला कार्बन है, मतलब वो कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, वहां से जब आप एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो जो ग्रुप मिलता है आपको वो कहलाता है आपका अलाइल ग्रुप। क्या कहलाएगा, अलाइल ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जैसे अब क्यों ध्यान रखना है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। एक हमारे पास एग्जांपल है एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ठीक है, यूज्ड फॉर एलाइलिक ब्रोमिनेशन। ठीक है, अब अगर आपको एलाइलिक ब्रोमिनेशन का मतलब ये क्या करता है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं बेटा NBS। NBS एक ऐसा रिएजेंट है जो एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पर ब्रोमीन लगा देता है। इस तरह से ये एलाइलिक ब्रोमिनेशन करा सकता है। लेकिन अगर वो तब कर पाओगे ना आप, मान लो कोई रिएक्टेंट लिखा है, ठीक है, और ऊपर एरो के ऊपर लिखा है NBS और प्रोडक्ट लिखा, पूछा जा रहा है आपसे कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। लेकिन अब आपको NBS का ये भी पता है कि एलाइलिक ब्रोमिनेशन कराता है, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि एलाइलिक पोजीशन होगी कौन सी, तब तो आप गलत कर दोगे। और ऑप्शन में एक बार इसका भी ब्रोमीन हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगाएगा, एक बार यहां भी हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगाएगा, एक बार यहां भी हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगाएगा, तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। इसलिए आपको याद रखना है कि जहां भी एलाइलिक पोजीशन दिखे वहां से एक हाइड्रोजन हटा के वहां पर ब्रोमीन लगा देना, यही NBS यानी कि एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड का फंक्शन होता है। ठीक है, तो एज अ रिएजेंट वाइज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे दिया जो आगे चल करके हेलोलिकिन हेलोरीन वाले चैप्टर में काम आएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्रोटाइल ग्रुप। ये क्रोटाइल ग्रुप है बेटा। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और वैलेंसी यहां पर फ्री है। दो एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे पहला है क्रोटोनेल डिहाइड, इसका स्ट्रक्चर मुझे बनाना है। ठीक है, और सेकंड है मेरे पास क्रोटोनिक एसिड, दूसरा इसका एग्जांपल मतलब स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करना है। ठीक है, इसमें से बेटा जो क्रोटोनिक एसिड है, एक बार तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें सिग्मा एंड पाई का रेशियो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड इज टू पाई बॉन्ड का रेशियो क्या होगा। आइए पहले क्रोटोनल डिहाइड बनाते हैं। क्रोटोनल डिहाइड के बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्रोटॉन ग्रुप बनाना पसंद करूंगा, तो मैंने क्रोटॉन ग्रुप बना दिया। जैसे ही बनाया मुझे लगा कि यार ये कह रहा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, तो मैंने यहां पर CHO लगा दिया, बन गया मेरा क्रोटोनल डिहाइड। ठीक है, फिर मैंने क्रोटोनिक एसिड बनाना था। मैंने कहा पहले एक सेकंड, क्रोटॉन तो समझ में आ रहा है, मुझे समझाया गया क्लास में, तो मैं पहले क्रोटॉन बना लेता हूं। तो मैंने क्रोटॉन बना लिया। फिर उसने बोला एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा COOH होता है ना। तो देखो मैंने यहां पर CHO, यहां पर COOH, केवल फंक्शनल ग्रुप बदलते गए। हमारा क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनिक एसिड या क्रोटॉन से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो हम बना लेंगे। अब आ रही बात समझ में आपको कि स्ट्रक्चर्स क्यों हमारे लिए टफ हो जाती हैं, क्योंकि हमें इन फंडामेंटल्स पॉइंट के बारे में पढ़ाया लिखाया नहीं जाता या हम कुछ पढ़ लिख नहीं पाते हैं।
सही समय पर अगर इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आने वाले समय पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो जाहिर सी बात है टफ लगेगी। इसलिए मैंने कहा फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर से भी पहले बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वक्त हम लोग वही कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लो अल्काइल ग्रुप, है ना। साइक्लो अल्काइल ग्रुप मतलब साइक्लिक होगा। साइक्लो मतलब क्या होगा कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड के लिए ही केवल होगा। अल्काइल मतलब कि मोनोवैलेंट होगा, मोनोवैलेंट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। जैसे यहां पर देखो ये क्या कहलाएगा, 3 कार्बन है यहां पर, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो ये कहलाएगा साइक्लोप्रोप कहलाएगा। सारे बॉन्ड सिंगल है बेटा तो क्या कहलाएगा, एन कहलाएगा। अब यहां से हम क्या करें, एक हाइड्रोजन हटा दें। आपको बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है। यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है ना, इन तीनों कार्बन के पास। तो अगर कहीं से भी हटा दूं, मैं ऊपर वाले से हटा दूं, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। अब इसका नाम क्या कहलाएगा, साइक्लोप्रोपाइल कहलाएगा, ठीक है। ये साइक्लोप्रोपाइल कहलाएगा। इसी तरह से आप कह सकते हैं, बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया आपका साइक्लोब्यूटेन और यहां से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये कहलाएगा आपका कंपाउंड या रेडिकल कहलाएगा साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है। इसी तरह से और क्या बना सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ये बनाया साइक्लोपेंटेन और साइक्लोपेंटेन से एक रेडिकल ऐसा बन गया तो साइक्लोपेंटाइल हो गया। इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन और यहां से एक हाइड्रोजन अगर हम हटा दें तो ये बन जाएगा हमारा क्या, साइक्लोहेक्साइल बन जाएगा, ठीक है। डन, ये हो गया डन। नेक्स्ट आई देखिए, अगला है फिनाइल या फिर अराइल ग्रुप, है ना। सबसे पहले बेटा ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊपर और नीचे दोनों वाले ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका तो एग्जाम में बहुत यूज होना है। एटलीस्ट जितना भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे उनमें तो बहुत ही ज्यादा। तो ये हमारा बेंजीन है और बेंजीन में आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। इसी को हम लोग बेटा एरीन के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, हम यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे, कहीं से भी आप हटा सकते हैं क्योंकि सारे के सारे इक्विवेलेंट हैं। तो अगर हम एक हाइड्रोजन यहां से ऊपर वाले से हटा देते हैं, ठीक है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है तो ये रह जाएगा, मतलब ये हमने हटा दिया यहां से। अब एक वैलेंसी यहां पर ऐसे वैकेंट रह जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये C6H6 है तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा C6H5, ठीक है। और एक सिंगल वैलेंसी यहां पर खाली रह जाएगी जो किसी और ग्रुप या एटम से जुड़ने के लिए तैयार रहेगी। इसको हम लोग नाम क्या रखेंगे, इसी का नाम हो जाएगा अराइल। अराइल को हम लोग शॉर्ट में AR के नाम से लिखते हैं। इसी का नाम हो जाएगा फिनाइल। फिनाइल को हम लोग शॉर्ट में PH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बेटा। और कहीं कहीं पर केवल इसको ऐसा 5 भी लिखा जा सकता है तो इसका जरूर ध्यान रखें, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने कहीं पर लिखा हुआ है कि PHOH ऐसा लिखा हुआ है, तो PHOH का मतलब क्या हुआ, PHOH का मतलब हुआ एक बेंजीन रिंग से एक वैलेंसी खाली थी, वहां पर मैंने OH लगा दिया, ठीक है। तो ये बेटा पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा, फेनॉल कहलाएगा। ये कंपाउंड फेनॉल का स्ट्रक्चर यहां पर बन गया, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेंजाइल या फिर बेंजल एंड फिर बेंजो कैसे बनता है वो ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको एक टोलुवीन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। टोलुवीन का मतलब होता है जब बेंजीन के ऊपर हम एक CH3 लगा देते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपकी कहलाती है टोलुवीन, ठीक है। अब हमें एक हाइड्रोजन हटाना है, लेकिन वो हाइड्रोजन कहां से हटाना है, यहां से हटाना है, ठीक है। CH3 वाला हटाना है, बेंजीन से नहीं हटाना बेटा। यही मेन डिफरेंस है अराइल और बेंजाइल में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और जब मैं बोलता हूं बेंजाइल तो कई सारे बच्चे बेंजीन से हाइड्रोजन हटाने की कोशिश करते हैं। ये गलती आपको तो नहीं करनी है बिल्कुल भी आगे से, ठीक है। तो आप यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और ये हाइड्रोजन हटाते ही ये बन जाएगा हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये कहलाएगा बेटा बेंजाइल, ठीक है। अब मान लीजिए एक और हाइड्रोजन हम यहां से हटा दें, यहीं से इसी वाले पोजीशन से, ठीक है, इसी वाले पोजीशन से। तो अब जो ग्रुप बनेगा वो कहलाएगा बेंजल और 2 वैलेंसी खाली हो जाएगी तो ये कहलाएगा बेंजल, ठीक है। और अगर मैं यहां से एक और हाइड्रोजन हटा दूं तो अब जो ग्रुप बनेगा यहां पर 3 वैलेंसीज खाली रह जाएंगी और अब ये कहलाएगा बेंजो, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, है ना। अब एक बात समझिए, देखिए मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आपको डिफरेंस समझा रहा हूं, कितना इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेटा। ये हमारा जो ग्रुप है ये फिनाइल ग्रुप है या फिर अराइल ग्रुप है,
और दूसरा हमारा जो, चूंकि कंपेयर नहीं करेंगे बेटा तो हमेशा परेशान रहेंगे, दूसरा हमारा ये ग्रुप है CH2 यहां लिखा हुआ है, ये हमारा बेंजाइल ग्रुप है ना, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इससे मैंने एक डेराइव करके स्ट्रक्चर बनाया यहां पर, और यहां पर मैंने एक क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, और यहां पर भी सेम मैंने वही काम किया। अब यहां पर CH2 के आगे मैंने क्लोरीन लगा दिया। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो अच्छे समझिएगा बेटा। क्लोरीन यहां पर जो है, क्लोरीन 17 ग्रुप का है तो इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 लोन पेयर बचे हुए हैं। अब ये हमारा लोन पेयर हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, यानी कि इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है ना। इसमें जो क्लोरीन का लोन पेयर है वो रिंग के साथ रेजोनेंस में है, कोई कंफ्यूजन नहीं इस चीज में। और अभी मैंने आपको 2 बातें पीछे बताई थी। पहला पॉइंट ये बताया था कि जब कभी भी रेजोनेंस पाया जाता है तो उस कंडीशन में जितनी भी बॉन्ड लेंथ होती हैं सारी इक्वल हो जाती हैं। तो यहां पर कार्बन क्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी पार्शियल डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी पार्शियल डबल बॉन्ड के बराबर हो जाएगी। जबकि यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, देखिए वो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर बेटा रेजोनेंस नहीं है ना, तो यहां पर नो रेजोनेंस, ठीक है बेटा, नो रेजोनेंस। अब इसका यूज मैं बता रहा हूं, देखो अगर यहां पर रेजोनेंस है तो ये जो दिख रहा है आपको, ये एक पार्शियल डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। जबकि रेजोनेंस ना होने की कंडीशन में, सिचुएशन में, ये सिंगल बॉन्ड की तरह ही बिहेव करेगा, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब आपको अगर कोई ये पूछे कि बताओ कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, इजी है, तो आप बोलोगे देखो मुझे इतना पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है, बॉन्ड की मजबूती का जो ऑर्डर है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन पार्शियल डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। कहने का मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, ठीक है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, यानी कि ये क्लोरीन आसानी से ब्रेक नहीं होगा, जबकि ये क्लोरीन आसानी से ब्रेक हो जाएगा। अब अगर मान लो कि मुझे Cl माइनस को हटा के Cn माइनस साइनाइड माइनस अगर रिप्लेस करना हो तो ये रिएक्शन ये आसानी से करेगा, जबकि ये नहीं कर पाएगा। ये डिफरेंस है बेटा। आगे बहुत ज्यादा इस तरह का यूज होना है तो अभी से तैयार रखो। आपको मैं देखो, अगर मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको जो कुछ भी आज पढ़ा रहा हूं मैं आपको उसको फ्यूचर से रिलेट कर रहा हूं कि आने वाले टाइम में इस चीज का एप्लीकेशन, इस तरह का यूज आने वाले किस तरह के क्वेश्चन में किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरा कोई बच्चा जो मुझसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा है वो आने वाले फ्यूचर में जो भी टेक्निकलिटीज इस तरह की देखने को मिले उनमें हमारा बच्चा एकदम हंसता मुस्कुराता क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हो शानदार तरीके से, उसके चेहरे पर कोई सिकन दिखाई नहीं देनी चाहिए। यही डिफरेंस है अपनी ऑर्गेनिक और बाकी ऑर्गेनिक में, है ना। इस तरह से मैं आपको बनाना चाहता हूं। अगर आप मेरे साथ ईमानदारी से लगे रहेंगे तो बिल्कुल आप ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, जिसमें आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई डर नहीं, सारे क्वेश्चन आसानी से आते रहेंगे और चेहरे पे एक स्माइल के साथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन इन बेंजीन। देखो बच्चा, अगर मैं एक बेंजीन रिंग बनाऊं, बेंजीन रिंग ऐसे बनेगी। बेंजीन रिंग को देखो हम जरूरी नहीं ऐसे ही बनाएं। बेंजीन रिंग को अंदर जो आपको ये दिख रहे हैं ना 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। थोड़ी देर में हो सकता है ये ऐसे दिखने लगे, तो ऐसे बना हो या फिर ऐसे बना हो, ठीक है, और या फिर बेंजीन ऐसे बनी हो, सब एक ही मतलब है। पहले ध्यान से देख लो, है ना, तो आगे कोई कंफ्यूजन ना हो किसी बच्चे को, ये सब बेंजीन है, ठीक है। और अगर मैं इस बेंजीन में यहां पर A लिख दूं, यहां पर A लिख दूं, यहां B लिख दूं, यहां C लिख दूं, यहां पर D लिख दूं, यहां पर E लिख दूं, यहां पर F लिख दूं, है ना। मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा ये जो ABCDEF पोजीशन मैंने असाइन की है, क्या आपने कभी इससे पहले ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो अभी सुनिए। सुना है तो बताइए कि इसमें कौन सी पोजीशन ऑर्थो है, कौन सी मेटा है, कौन सी पैरा है, ठीक है। आपको क्या लगता है, बताइए क्या लगता है आपको। जो भी पहली बार लगा हो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बताऊं, देखो बेटा, जब तक बेंजीन में कोई ग्रुप नहीं लगा, कोई एटम नहीं लगा, बेंजीन के किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी ग्रुप और एटम का आना हुआ ही नहीं, तब तक कभी भी बेंजीन में कोई पोजीशन ऑर्थो नहीं, कोई पोजीशन मेटा नहीं, कोई पोजीशन पैरा नहीं। एकदम क्लियर हो गई बात। सबसे पहले आपको करना होगा कि सर ये सब हटाओ, मुझे एक हाइड्रोजन हटा के दिखाओ। मैं बोलूंगा चलो ठीक है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं। तो मैंने ऊपर से एक हाइड्रोजन हटा दिया और उस हाइड्रोजन को हटा करके मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, G फॉर ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब ग्रुप के अगल और बगल वाली पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो।
ये ऑर्थो है और ये ऑर्थो है, ठीक है। अब उसके बाद देखो एकदम जो सामने वाली पैरेलल वाली पोजीशन है, ये पोजीशन कहलाएगी पैरा पोजीशन, और जो दोनों के मिडिल में है ये कहलाएगी मेटा पोजीशन, ठीक है। मेटा मतलब होता है इन बिटवीन, तो ऑर्थो एंड पैरा के इन बिटवीन जो भी पोजीशन है वो पोजीशन कहलाएगी मेटा पोजीशन, और ग्रुप के अगल बगल वाली पोजीशन एडजेसेंट पोजीशन कहलाएगी ऑर्थो पोजीशन, और ग्रुप के जस्ट सामने पैरेलल पोजीशन कहलाएगी पैरा पोजीशन। आगे बात समझ में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पर एक टोलुवीन बना हुआ है। अब टोलुवीन में इस वाले एक कार्बन का एक हाइड्रोजन हटाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो टोलुवीन ऐसे बन जाएगा, ये वैलेंसी खाली रह जाएगी ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और मान के लें यहाँ पर हर जगह 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिया, अब ये कहलाएगा ऑर्थो टोलुविल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑर्थो टोलुलिल कहलाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्थो टोलुलिल कहलाएगा। और इसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और इस बार यहां से हटा दिया इस वाले से, तो क्या कहलाएगा? ये बीच में यहां पर मेटा बनेगा ना, तो ये कहलाएगा मेटा टोलुलिल कहलाएगा, ठीक है। और अगर मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया इस वाले पोजीशन से, तो कहलाएगा पैरा टोलुलिल कहलाएगा। आगे बात समझ में बेटा, ठीक है। इस तरह से ये ध्यान रखना है, क्योंकि आगे चल करके ना कई सारे ऐसे क्वेश्चन में ऑर्थो टोलुविल और पैरा टोलुविल इस तरह के टर्म इस्तेमाल होंगे, उस वक्त डरना नहीं। मैं आपको जो बनाना चाह रहा हूं ना, आपको शायद अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़ेगी आपको लगेगा यार कितनी शानदार चीजें, कितना अच्छा बेस मेरा बन गया है, अब तो मुझे सारे स्ट्रक्चर आसानी से बनते चले जा रहे हैं, सब मजाक में बने चले जा रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं बहुत ध्यान से बेटा, ये फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके साथ मजाक नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ठीक है। इसको कर लीजिए, पूरा का पूरा फंडामेंटल अच्छे से क्लियर कर लीजिए, पूरा जीओसी अच्छे से क्लियर कर लीजिए, फिर देखिएगा जब आप पहुंचेंगे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एसिड, अमाइन, फिर कहेगा अरे ये भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, तब जाकर के हम ये कह पाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म, एसिड एंड सिनेमिक ग्रुप। तीन और ग्रुप मैं आपको सिखाता हूं। फॉर्म ग्रुप किसे कहते हैं? देखिए ये आपका ग्रुप, यहां पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये आपका कहलाता है फॉर्म ग्रुप, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया HC डबल बॉन्ड OH, जैसे लिखा मैंने बोला अरे ये तो CHO ग्रुप दिखने लगा, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि CHO एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो फॉर्म ग्रुप कहां से आया वो समझिए, और एल्डिहाइड क्यों आया वो समझिए। दूसरा हमारे पास मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया HC डबल बॉन्ड OH लिख दिया, तो आप बोलोगे ये तो एसिड ग्रुप है लेकिन ये तो फॉर्म ग्रुप है, तो इसका नाम पड़ जाएगा फॉर्मिक एसिड। क्या नाम पड़ जाएगा? फॉर्मिक एसिड नाम पड़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये पहला ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो है एसिड ग्रुप। एसिड ग्रुप को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन में आपका ये AC भी लिख के आ सकता है, कैपिटल A स्मॉल c भी लिख के आ सकता है। इसके एग्जांपल्स मैं आपको सिखा दूं। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल आपने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तो लिखा ही है, सिंगल बॉन्ड से मैंने H लगा दिया। जैसे H लगाओगे आप बोलोगे ये तो एसिड ग्रुप है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो भाई नाम क्या पड़ जाएगा? नाम पड़ जाएगा एसिटैल्डिहाइड। आगे बात बेटा समझ में, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O OH लिखा हुआ है, तो अगेन इसका नाम क्या पड़ जाएगा? एसिटिक एसिड नाम पड़ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज बहुत अच्छे से समझा दूं, अगर कहीं लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, तो इसे और कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं CH3 CO होल ट्वाइस O, ठीक है। और मैंने कहा इतने को तो हम AC लिखा करते हैं, तो AC2 भी लिख सकते हैं, AC2O भी लिखा जा सकता है। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये बेटा दो कार्बोक्सिलिक एसिड को, या पूरा बोलना है तो बोलोगे आप एसिटिक, हाँ एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एसिड से बना है। एसिटिक एनहाइड्राइड या एनहाइड्राइड टर्म हम तब यूज करते हैं जब हम किसी भी एसिड से सारा का सारा पॉसिबल वाटर निकाल देते हैं, बचा हुआ पार्ट उस एसिड का एनहाइड्राइड कहलाता है। यहां पर हमने 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, 2 मोल एसिटिक एसिड लिया, एक एसिटिक एसिड का OH, एक एसिटिक एसिड का H, इस तरह से HOH यानी कि वाटर एलिमिनेट हो गया, बाकी बचे पार्ट को एक साथ मिला के लिख दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड कहलाएगा।
एग्जाम में कई जगह कई बार आपको Ac2O लिखा हुआ मिलेगा, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, समझ जाना है कि Ac2O किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है, एसिटिक एनहाइड्राइड का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है बेटा। अगला है सिनेमिक ग्रुप। तो सिनेमिक ग्रुप कैसे बनता है, एक आप बना लो पहले तो फिनाइल ग्रुप और उसी से एक बिनाइल ग्रुप लगा दो, CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ऐसे, सॉरी ये एक सिंगल बॉन्ड, ऐसे, ये आपका सिनेमिक ग्रुप है। अब यहां पर भी दो एग्जांपल कर सकते हैं, क्या, सिनेमल्डिहाइड, सिनेमिक एसिड। ये जो आपको वैलेंसी दिख रही है, यहां पर CHO लगा दीजिए तो सिनेमल्डिहाइड और COOH लगा दीजिए तो सिनेमिक एसिड। अब हमारा बच्चा देखो डरेगा नहीं। अगर किसी बच्चे के सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ बेटा सिनेमिक एसिड अनसैचुरेटेड कंपाउंड है कि सैचुरेटेड, तो हमारा बेटा यही बोलेगा कि भाई इसमें तो सिनेमिक एसिड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। फिर कोई बोले कि सिनेमिक एसिड और क्रोटोनिक एसिड में क्या डिफरेंस है, अब हमें सिनेमिक भी पता है क्रोटोनिक भी पता है। कोई पूछे एसिटिक एसिड, सिनेमिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, सब में डिफरेंस बताओ, वो भी हम बता लेंगे। ये फायदा हुआ हमें फंडामेंटल कंप्लीट करने की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलॉजी। होमोलॉजी बेटा क्या है, होमो मतलब होता है सेम, लॉगी मतलब होता है स्टडी, है ना, किसी सेम पैटर्न की स्टडी होने वाली है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर, फीचर्स, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, सेम जनरल फॉर्मूला भी होगा, लेकिन वो CH2 के डिफरेंस के होंगे। जैसे आपको एग्जांपल से, सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। देखो एल्केन एक होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल है, ये अपने आप में एक होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, हर फंक्शनल ग्रुप, हर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने आप में एक होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एल्केन अलग होमोलोगस सीरीज है, एल्कीन अलग होमोलोगस सीरीज है, अल्काइन अलग होमोलोगस सीरीज है, एल्काइल हैलाइड अलग होमोलोगस सीरीज है, एल्कोहल अलग होमोलोगस सीरीज है, ईथर अलग होमोलोगस सीरीज है। इस तरह से समझो, आगे बात समझ में। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब अगर मैं n के जगह पर वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करूं तो n इज इक्वल टू 1 कंपाउंड बन जाएगा CH4, n इज इक्वल टू 2 कंपाउंड बन जाएगा C2H6, है ना, फिर नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा C3H8। अब मैं आपसे पूछूं, अगर n इज इक्वल टू 3 कर दिया तो अब मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ एल्केन का जनरल फॉर्मूला, आप बोलोगे सेम, मैं बोलूंगी सारे एल्केन में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं। ठीक है, सारे एल्केन की जनरल प्रॉपर्टी बिल्कुल सबकी सेम होगी, सबकी सॉल्युबिलिटी एक जैसी होगी, थोड़ा बहुत कम एक दूसरे में हम डिफरेंस कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न जो होगा वो सेम होगा, पैटर्न नहीं चेंज होगा। सारी एल्केन एक जैसी ही केमिकल रिएक्शन शो कर रही होंगी, यही तो कंडीशन होगी। आइए देखते हैं। ठीक है, अब देखो जब मैं पूछूं CH4 से CH2 की तरफ गए तो क्या चेंज आया, आप बोलोगे एक कार्बन ऐड हो गया और 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। फिर से वही आप देख रहे हो कि 1 कार्बन ऐड हुआ, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। कहने का मतलब किसी भी होमोलोगस सीरीज में आने वाले 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स जो होते हैं, 2 सक्सेसिव मेंबर्स जो होते हैं, उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। बात आ गई समझ में। ठीक है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट 14 का डिफरेंस होता है। क्यों, देखो तो कार्बन का एटॉमिक मास नंबर कितना होगा 12 और हाइड्रोजन का 1 होगा, 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1 एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 14। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर बात करें तो, या वेट लिख दें तो मॉलिक्यूलर वेट 14, तो इसमें डिफरेंस, कहने का मतलब CH4 से इसका मॉलिक्यूलर वेट 14 ज्यादा होगा और इससे इसका मॉलिक्यूलर वेट 14 ज्यादा होगा, CH2 का डिफरेंस होगा। ये होता होमोलोगस सीरीज का मतलब। ठीक है, आइए मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखाता हूं। ये अपने पास कुछ होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल लिखे हुए हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप हम लिखेंगे और फिर उनका जनरल फॉर्मूला हम यहां पर नोट करेंगे। एल्केन का फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखना है, देखो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है लेकिन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पाया जाएगा। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला तो मतलब फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं होता लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड जरूर पाया जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अल्काइन का कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं होता है लेकिन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जब तक नहीं पाया जाएगा वो कोई अल्काइन कहलाएगी ही नहीं। अल्काइल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है X, है ना, X मतलब हेलोजन, जहां पर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन भी आ जाएगा, क्लोरीन भी आ जाएगा, ब्रोमीन भी आ जाएगा, आयोडीन भी आ जाएगा। ठीक है, अब सबका फंक्शनल ग्रुप होगा। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट किया जाता है OH से। ठीक है, ईथर का किया जाता है ऐसे, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। एल्डिहाइड का किया जाता है सिंगल बॉन्ड CHO से। ठीक है, कीटोन का किया जाता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O से। ठीक है, ऐसे, और यहां पर एसिड का किया जा सकता है COOH से। ठीक है, एस्टर का हम लोग करेंगे COR डैश से। ठीक है, अमाइन का हम लोग करेंगे NH2 से।
किससे करेंगे? NH2 से। तो पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानना सीख जाए हमारे बच्चे, ठीक है। वहां देखो बेटा, किसी का भी फंक्शनल ग्रुप आप पहचानना सीख गए। जैसे अब आगे कभी भी CHO लिखा होगा तो हमारा बच्चा तुरंत बोलेगा सर ये तो एल्डिहाइड है ना। C डबल बॉन्ड O, अगल बगल 2 वैलेंसी खाली, उनसे CH3 जुड़ा है, कार्बन का कोई और वो है ना रेडिकल जुड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे ये तो कीटोन है। C डबल OH जुड़ा होगा तो हम बोल देंगे एसिड है। किसी भी कंपाउंड में COR लगा होगा तो एस्टर बोल देंगे, NH2 लगा होगा तो अमाइंस बोल देंगे, ठीक है। आइए जनरल फार्मूला लिख देते हैं एल्केन का, और मैंने बताया था सबसे पहले एल्कीन का जनरल फार्मूला याद रखो, CnH2n। अगर इसी CnH2n में 2 ऐड कर दो तो एल्केन, और अगर इसी CnH2n में 2 माइनस कर दो तो अल्काइन, ठीक है। इसी से हमने ये भी और इसी से ये भी बता दिया, ठीक है। एल्काइल हैलाइड का बेटा देखो, अल्काइल का क्या होगा मुझे बताओ, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? एल्केन का जनरल फार्मूला ये होता है, और एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटा देते हो तभी तो एल्काइल बनता है ना। एल्केन के पास कितना हाइड्रोजन है? 2n+2, एक हाइड्रोजन हटा दो यहां से तो हो जाएगा CnH2n+1 हो जाएगा, और उसके बाद क्या लगाते हैं? हैलाइड का हेलोजन, ये बन गया। फिर आगे है एल्केनॉल, एल्कोहल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2O, है ना। जनरल फॉर्मूला सबका ध्यान रखें बेटा। ईथर का भी सेम जनरल फॉर्मूला होता है। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2nO हो जाएगा, और इस यही सेम कीटोन का भी होगा। एसिड का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2nO2 होगा, और एस्टर का भी सेम हो जाएगा। अमाइंस का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+3n, और यही प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों अमाइन का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? ये टेबल आपके लिए, चूंकि आप पहली बार फंक्शनल ग्रुप से आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसको अच्छे से ध्यान रखें, सबका जनरल फार्मूला भी अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। बस ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, एक बार अच्छे से टेबल नोट कर लें सब लोग। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। देखिए बेटा, जितनी भी होमोलोगस सीरीज होंगी, जैसे सारी एल्केन आपस में एक होमोलोगस सीरीज है, एल्केन का एल्कीन के साथ कोई होमोलोगस सीरीज जैसा रिलेशन नहीं है। सारी एल्कीन आपस में होमोलोगस सीरीज हैं, एल्कीन का अल्काइन के साथ होमोलोगस सीरीज जैसा रिलेशन नहीं है। सारी एल्काइन आपस में होमोलोगस सीरीज हैं, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई तो यहां देखो, जितनी भी होमोलोगस सीरीज होंगी उन सब का जनरल फॉर्मूला सेम होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होगा, सेम टाइप ऑफ उसमें एटम्स पाए जाएंगे। फंक्शनल टाइप्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सब में सेम होगा, और केमिकल प्रॉपर्टी सब में सेम होगी, क्योंकि जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फंक्शनल ग्रुप का ही तो आउटकम है किसी की डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, तो वो भी सेम होगा। इधर आ जाइए, डिफरेंट क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे लिखाया था कि जब हम किसी एल्केन को, जिसे हम RH से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका H हटा के कोई G लगा देते हैं, यानी कि ग्रुप लगा देते हैं, तो उसका जो R पार्ट होता है वो एल्काइल पार्ट कहलाता है, और एल्काइल पार्ट ही किसी भी कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इसका जो R पार्ट, चूंकि वो सब में क्या है, डिफरेंट होता जा रहा है, CH2 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 घटता बढ़ता जा रहा है, इस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। और डिफर बाई CH2, या फिर हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट 14 का डिफरेंस होता है 2 सक्सेसिव मेंबर ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज में। आगे बात बेटा समझ में अच्छे से सबको? बहुत अच्छा। नेक्स्ट आता है एसिड डेरिवेटिव। तो इसके लिए सबसे पहले एसिड हम लिख दें RCOOH, ठीक है, क्योंकि यही 4 बचे हुए हैं तो ये भी कर लें। अगर देखो बेटा, यहां पर टोटल 4 एसिड डेरिवेटिव होते हैं। पहला है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड, या एसिड नहीं, एस्टर लिख दो इसके बाद, एस्टर, और एसिड अमाइड, अमाइड, ठीक है। एसिड क्लोराइड की बात कर लेते हैं। देखो क्लोराइड पहले रिप्रेजेंटेशन देखो सबका, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है RCOCl, इसका होता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, इसका होता है RC डबल बॉन्ड O OR, ठीक है। इसका होता है RCONH2। बस अब प्रेजेंटेशन पता चल गया। देखो यहां पर RCO है, यहां पर भी RCO है, यहां Cl आ गया, Cl क्या हटा के आया होगा? OH हटा के आया होगा। तो ऐसा कोई हमें रिएजेंट सोचना है जो OH माइनस को हटा के उसकी जगह पर Cl माइनस लगा दे, यानी कि क्लोरीन का सोर्स सोचना है बेटा।
क्लोरीन का सोर्स क्या हो सकता है? PCl5 हो सकता है, PCl3 हो सकता है, SOCl2 हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। ऐसा कुछ भी हो सकता है जो अपना क्लोरीन इस OH- को हटाने में यूज कर लेगा। एसिड एनहाइड्राइड आप हीट कर दीजिए, वाटर निकल जाए। मैंने अभी आपको सिखाया कि एसिड से सारे वाटर निकाल दीजिए, एनहाइड्राइड बन जाता है। एस्टर में देखो क्या आ गया, ये OR आ गया, किसकी जगह पे? OH की जगह पे। तो ये एसिड है बेटा। एसिड्स की रिएक्शन अगर मैं ROH एल्कोहल से करा दूं तो देखिए इसका H इसका OH निकल जाएगा, ये OR यहां पर लग जाएगा। ठीक है, तो एसिड प्लस एल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। ओके, और लास्ट में अमाइड है, यानी कि NH2 लगाना है तो आप यहां पर अमोनिया से रिएक्शन करा दीजिए, तो यहां पर OH हटके इसकी जगह पर NH2 आ जाएगा और ये OH इसके H के साथ निकल जाएगा, है ना। ये सारे एसिड डेरिवेटिव्स हो गए। एसिड डेरिवेटिव्स में एक और बात मैं अपने बच्चों से बोलना चाहूंगा, ये जितने एसिड डेरिवेटिव्स लिखे हैं एग्जाम में इनके बारे में एक और क्वेश्चन आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ऑल एसिड डेरिवेटिव्स। जो ऑर्डर मैंने लिखा है यही इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा? एसिड क्लोराइड, फिर उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, देन एस्टर, एंड सबसे लास्ट में अमाइड। कैसे याद रखेंगे? ठीक है, मैंने एक ट्रिक बनाई थी इसके लिए, उसका नाम था कल अन्ना ईस्ट आएंगे। कल मतलब क्लोराइड, अन्ना मतलब एनहाइड्राइड, ईस्ट मतलब एस्टर, और आएंगे मतलब अमाइड। ठीक है, ये तब की बात है जब अन्ना हजारे ने अपना बहुत सारा मूवमेंट लेके आए थे वो, है ना। तो 2013 के आसपास की बात है, तब मैं प्रिपरेशन कर रहा था नीट यूजी की, तब की समय की बात है बेटा। तब मैंने ये ट्रिक बनाई थी और तब से अपना वही याद रह गया मुझे। अगर आपको ये रेलेवेंट लगे तो ठीक है, अदरवाइज आपको किसी और सोर्स से याद करना तो याद कर लीजिए। कुल मिला के याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एनहाइड्राइड और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यही है। ठीक है, ये पूरा ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात यहां तक? उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, उन तमाम दुनिया तक इधर उधर फैले हुए अलग अलग कोचिंग्स में परेशान हो रहे, भटक रहे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों का स्ट्रगल कम कीजिए, थोड़ा सा पुण्य का काम कीजिए, थोड़ा पुण्य आप भी कमा लीजिए। इस वीडियो का लिंक उन बच्चों तक पहुंचाइए, है ना, और उनकी भी लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खुशियां लेके आइए। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। खूब अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए, अच्छे नोट्स बनाइए, क्लासेस मिस मत करिए, है ना, रेगुलरिटी ब्रेक नहीं करनी है। क्लियर? उसके बाद बाकी जो अपने दोस्त हैं उनकी भी मदद कीजिए ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबके लिए आसान हो जाए। क्लियर है? चलो बच्चों, तो वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा करके, समझा करके, और मैं बस उम्मीद करता हूं कि आप भी इतनी ही ईमानदारी के साथ इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, है ना। और मैं फिर से कहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखना ना भूलें। ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। लगता है कि हाँ, कोई मेरे लिए कुछ तो सोच रहा है ना, और अपने लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही बहुत है। ठीक है बेटा, चलो अपना ढेर सारा ख्याल रखना, खूब खुश रहना, मुस्कुराते रहना, खूब अच्छे से स्टडी करना, घर वालों की बात मानना। ठीक है, मम्मी पापा को तंग मत करना, छोटे भाई बहनों के साथ खूब सारा खेलना, फिजिकल एक्टिविटी करना, मोबाइल पे ज़्यादा गेमिंग वाला वगैरह मत करना। ठीक है, अभी आपको टाइम है फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होने का। ठीक है, उससे क्या होगा कि ब्रेन भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा और उस वजह से आपकी पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है, तो जम के पढ़ाई करिए। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।